हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल IQ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धातु और अधातु क्लास 10th केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को केरोसिन में डुबो के क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबो के इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु के संपर्क में आने पर जलने लग जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक इसलिए उच्च होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों के बीच में जो आयनिक बंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो गोल्ड और प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मिश्र धातु क्या होते हैं, इनके बारे में आपको, मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में क्रिया करके एक नई धातु बनाती है तो उसको कहा जाता है मिश्र धातु। जैसे तांबा आपका मिश्र धातु है, पीतल आपका मिश्र धातु है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। धातुओं के अंदर बहुत से गुण पाए जाते हैं जबकि अधातु उन गुणों के विपरीत होता है। जैसे धातु में आघात वर्धिता पाई जाती है, ध्वनि का गुण पाया जाता है, और भी इसमें चमकने का गुण जो होता है, कठोरता का गुण भी होता है इसके अंदर। तो जबकि अधातुओं के अंदर ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं। एक चमकीली अधातु का नाम बताइए। चमकीली अधातु है सोडियम। ऐसे कौन से धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम ऐसे धातु हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार लिखिए। तो वायु के संपर्क में या जल के संपर्क में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद में Ag, मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशील कॉपर है। तो हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो पहले एल्यूमिनियम, फिर सिल्वर, फिर कॉपर आ जाएगा। जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। जब भी किसी धातु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसको यशद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज, अयस्क और गेंग किसे कहते हैं। जो हमारी भूमि के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है खनिज, और अगर ऐसे खनिज जिसके अंदर धातु की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है उन्हें कहा जाता है अयस्क। और खनिज और अयस्क में अगर अशुद्धियाँ पाई जाती है तो उन अशुद्धियों को कहा जाता है गेंग। शुद्ध सोना जेवर बनाने के काम क्यों नहीं आता है। शुद्ध जो सोना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि हम उससे जेवर नहीं बना सकते, इसलिए उसके अंदर अन्य धातु मिलाकर उसको थोड़ी कठोर किया जाता है ताकि उससे जेवर आसानी से बना सकें। बिजली के तारों पर पीवीसी की परत क्यों चढ़ाई जाती है। बिजली के तार विद्युत के सुचालक होते हैं, जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये विद्युत के सुचालक हैं। पीवीसी जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है तो करंट लगने का जो खतरा है वो न के बराबर होता है। 14 क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, ठीक है, गोल्ड सिल्वर जो होते हैं, लेड जो होता है वो नहीं करता है, और जैसे कॉपर होता है ये भी नहीं करता है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम और सीजियम हथेली पर रखते ही पिघलने क्यों लगते हैं। गैलियम और सीजियम वैसे तो धातु होते हैं, लेकिन ये धातु के अपवाद होते हैं। इनका गलनांक इतना कम होता है कि जैसे ही हम हथेली पर इनको रखते हैं तो हथेली की गर्माहट से ये पिघलने लग जाते हैं। गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन तैरने क्यों लग जाता है। गर्म पानी में मैग्नीशियम रिबन इसलिए तैरता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो होता है पानी के संपर्क में आने से जो हाइड्रोजन मैग्नीशियम रिबन से चिपक जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम रिबन तैरने लग जाता है। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। धातु और अधातु जब आपस में आयनिक बंध के द्वारा किसी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। धातु को उसके ऑक्साइड से निकालना है तो जो रासायनिक प्रक्रम होता है वो होता है विद्युत अपघटन वाली विधि।
भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर होता है? भर्जन को, जैसे हमारे पास कोई धातु का ऑक्साइड है और अगर हमें उसमें से धातु को अलग करना है तो वायु की उपस्थिति में उसको गर्म किया जाता है, जिससे हमें प्योर धातु मिल जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है भर्जन। और वायु की सीमित उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है निस्तापन। भर्जन और निस्तापन दोनों ऐसी क्रिया है जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। जो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय लिखो। लोहे को जंग से बचाने के लिए तो हम उस पर पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसको हम बचा सकते हैं नमी से दूर रखकर। विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि को समझाइए। विद्युत अपघटनीय विधि ये एक ऐसी विधि है जिससे हम धातु प्राप्त करते हैं। इस विधि में क्या होता है, एक ऐसा पात्र लिया जाता है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एनोड और कैथोड। जो एनोड होता है वो अशुद्ध कॉपर का होता है और जो कैथोड होता है वो शुद्ध कॉपर का होता है। जब इसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो एनोड की जो अशुद्धि है वो एनोड के नीचे जम जाती है और जो उस सॉल्यूशन का जो कॉपर होता है, शुद्ध कॉपर होता है, वो कैथोड पे जाके निक्षेपित हो जाता है। तो इस अपद्रव्य जो एनोड के नीचे तली में जम जाता है उसको एनोड पंख कहा जाता है या अपद्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो हम धातु किस किस से क्रिया करता है, ये सारी की सारी क्रियाएं धातु की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं कि धातु किस किस से क्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो इसमें आपको बताना है कि धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, धातु की अम्ल या क्षार के साथ क्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, धातु की जल के साथ, मतलब अगर धातु की गर्म जल के साथ क्रिया होती है तो कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है, कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ करती है और कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो जल की भाप के साथ करती है। तो इस बारे में आपको बताना है। उसके बाद में आपको बताना है धातु की अधातु के साथ क्रिया। तो धातु अधातु के साथ क्रिया करेगा तो आयनिक यौगिक बनाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। कोई भी अगर हमने कोई धातु ले लिया और उसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदु से दर्शाना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तो ये जो श्रेणी होती है इसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। अयस्क से धातु का निष्कर्षण क्या है, तो हमें पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी से क्या मिलता है, खनिज मिलता है और खनिज के अंदर अगर धातु की मात्रा अधिक होती है तो अयस्क होता है। तो अयस्क से जो हम धातु प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है निष्कर्षण। तो इसके बारे में आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोडीकरण को समझाइए और इसके उपयोग क्या हैं। तो मान लो कि आपने कोई धातु लिए, धातु जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके ऊपर अगर ये परत चढ़ जाती है तो बहुत सही बात होती है, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है और ये क्या बन जाता है, अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसी परत को और मोटा करने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। विद्युत अपघटन का उपयोग करके इस परत को और मोटा कर दिया जाता है ताकि इस धातु को संक्षारण से बचाया जा सके। इसे कहा जाता है एनोडीकरण। सिल्वर को कुछ दिन खुले में रखने पर इनके ऊपर काली परत क्यों चढ़ जाती है, जब सिल्वर को खुले में रखोगे तो वायु के संपर्क में आने से ये सिल्वर ऑक्साइड बना लेती है और यही सिल्वर ऑक्साइड कैसी परत होती है, काली परत होती है। आर्द्र वायु में कॉपर पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे समाप्त क्यों हो जाती है, जब कॉपर को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है और यही कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है। तो भूरे रंग की चमक तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा। वे कौन से धातु हैं जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, तो गोल्ड सोना इससे सिक्के बनाए जाते हैं, सिल्वर चांदी इसके भी सिक्के बनाए जाते हैं, कॉपर तांबा इसके भी सिक्के बनाए जाते हैं। धातु व अधातु के अपवाद क्या होते हैं, धातुओं के अंदर कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कहने में तो धातु होते हैं लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी कैसी होती है, धातु से नहीं मिलती है। जैसे मरकरी जो होता है धातु लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम और सीजियम भी धातु है लेकिन इनका गलनांक बहुत कम होता है, इनको जैसे ही हथेली पे रखा जाता है ये पिघल जाते हैं। और आपका जो
सोडियम, लिथियम और पोटेशियम है, ये भी आपके धातु होते हैं, लेकिन ये इतने मुलायम होते हैं कि आसानी से चाकू से इनको काटा जा सकता है। दूसरा है अधातु के अपवाद। अधातु के अपवाद में ब्रोमीन आता है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और सोडियम आता है जो होता तो अधातु है लेकिन धातुओं की जैसे चमकीला होता है। हीरा अधातु है लेकिन बहुत कठोर होता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो आज हमने चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन भी इस क्वेश्चंस के माध्यम से हो रहा है। तो आप इसी तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कीजिए, समझिए, और अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। उसका सॉल्यूशन या उसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।